Assalamu alaikum. Welcome to Housewife Tales. How are you all? I hope you are all doing well. अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नए आने वाले नावल की अपडेट सबसे पहले आपको हो। नावल का नाम है शाम की हवेली में और ये इस नावल की 17वीं किस्त है। कशिफ साकित सी मोहित को देखते हुए अजीब से पछतावे में गिर गई। अपनी ही बेकदरी करने का इसका कभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं था, तो फिर इसने ये फजूल बात मुंह से क्यों निकाली। उसे अब खुद पे रोना आ रहा था। मैं जानती थी ये बात मुमकिन नहीं आपके लिए, और मैंने भी यूं ही सॉरी मेरे मुंह से ये बेतुकी बात निकल गई, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इट्स इम्पॉसिबल। वो उंगलियां चटखाती मुस्तरब लहजे में मोहित की तरफ देखे बिना बाहर सड़क के छोटी सी बिल्ली को दरख्त की आड़ में छुपते देख रही थी। शायद इस कमज़ोर बिल्ली को भी किसी पनाह, किसी आड़ की तलाश थी। इसकी आंखों में नमी सी झलकने लगी। हाँ, ये मुमकिन नहीं। काफ़ी तवक्कुफ से मोहित की सर्द आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। वो गर्दन मोड़कर देखना नहीं चाहती थी, बल्कि इस लम्हे गाड़ी से उतरकर चले जाना चाहती थी, मगर वो तो जैसे किसी पत्थर की तरह बेजान हो गई थी। मैं तुम्हारी मामा के पास जा सकता हूँ, प्रपोज़ल लेकर उन्हें कन्वेंस भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका नतीजा मुझे 110% मालूम है कि वो नहीं होगा। वो अपने मखसूस एतमाद भरे लहजे में इस अज़ली धीमी मुस्कुराहट के साथ आपके गर्दन घुमाकर कशिफ को बाकायदा देखते हुए कह रहा था। कशिफ पूरी की पूरी घूम गई थी इसकी तरफ। क्या मतलब? ना चाहते हुए भी इसके होठों से फिसला था। मैं लव एट फर्स्ट साइट को इस दुनिया की सबसे अहमकाना टर्म समझता हूँ, बल्कि मेरे नज़दीक ये किसी अहमक की ईजाद करदा बात है। इसका हकीकत से दूर और नज़दीक तक कोई ताल्लुक़ नहीं। वो जाने क्या बोल रहा था। कशफ को वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कशफ, मैं गलत था। मैं 100% गलत था। मेरा अंदाज़ा, मेरा ख्याल सब खाम था। पहली नज़र में मोहब्बत का इस दुनिया में न सिर्फ वजूद है, बल्कि इस वक्त मेरे नज़दीक सबसे बड़ी हकीकत यही है कि वो लम्हे भर को रुका जब तुम्हें पहली बार देखने पर मैं ख़ुद को भूल गया था और मैंने इस ख्याल को वहम जाना, और ये वहम मुझे बार बार हुआ। वो गहरा सांस लेकर एकदम से चुप हो गया। आगे क्या बोलना है, शायद वो ये सोच रहा होगा, लेकिन कशिफ के सीने में इसके दिल की धड़कनों ने जो धक धक मचा रखी थी, वो परेशान थी। वो खुद में सिमट गई। सॉरी, मैं शायद अपने दिल की ये हालत अभी भी तुम पे जाहिर नहीं करता। अगर तुम ये सब ना कहती। वो इसकी गंभीर चुप को शायद इसकी खफगी समझा था। फ़ौरन वजाहत करते हुए बोला, प्लीज़। इसके लब हिले थे। अभी कुछ मत कहो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। इसने ज़रा सा हाथ उठाकर उसने मध्यम आवाज़ में टोका था। मुझे मोहब्बत, चाहत, पसंदीदगी, ये सब जज्बात बहुत आमियाना से लगते थे। इसीलिए इतने सालों में मुझे न कोई लड़की अच्छी लगी। इस नज़र से न कभी मैंने ऐसा सोचा, मगर तुम में कुछ था कशिफ। बेपनाह थकन और मसरूफियत के बावजूद मैं रात का बड़ा हिस्सा जागते तुम्हें सोचते हुए गुजारने लगा था, और कशिफ को लगा कोई टाइम बम है इसके साथ बैठी वाली सीट पर, जो किसी भी लम्हे एक धमाके से फट जाएगा और इसकी पूरी हस्ती के परखचे उड़ा देगा। ये डॉक्टर मोहित किस कदर गहरा आदमी है, हद है भाई। उसे खौफ, गुस्सा, वहशत, जाने क्या क्या महसूस हो रहा था, मगर ज़बान जैसे गंग हो चुकी थी और अल्फाज गूंगे। मैंने कई बार सोचा तुमसे बात करूं, तुम्हें कोई इशारा ही दे दूं, लेकिन असल मसला खुद मैं था। अपने लिए, अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद था। मैं खुद को इस जज्बातियत दिखाने वाले दिन पर दिन रात जलील करता था कि मैं इतना कमज़ोर कैसे पड़ सकता हूँ एक मामूली सी लड़की के लिए। उफ़, इस शख्स के इजहार मोहब्बत में भी अपनी ईगो कितनी अजीज़ है। कशिफ का दिल खोल के रह गया। सॉरी, मुझे मालूम है मामूली लड़की तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करता, मैं खुद अपने हाथों मजबूर था। वो अजीब सी बातें कर रहा था, अपने जैसी। वो कड़ कर रह गई। पता नहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या था, लेकिन तुम जब भी मेरे सामने आती मैं तुम्हें नज़रअंदाज करने की भरपूर कोशिश करता था, और हर बार इस कोशिश में जैसे चित गिर जाता। और आज तुमने ये बात करके मेरे अंदर की घुटन को बाहर आने का रास्ता दे दिया है। मतलब मेरा ये हरगिज़ नहीं था, सिर्फ आनी की वजह से। अब भी वो ना बोलती तो शायद वो सारी ज़िंदगी खुद अपने आप को मुँह दिखाने के लायक ना रहती। आने की वजह से मैं भी ये सब कहने पे मजबूर हुआ हूँ। मोहित की बात कशिफ को चौंका गई। क्या मतलब? उन्होंने आपसे कुछ कहा है? वो परेशान हो गई। नहीं, मगर मैं इनके सामने ये प्रपोज़ल लेके जाऊँगा तो वो इनकार कर देंगी। फ़ौरन नहीं, कुछ दिनों बाद। मोहित की बात उसे और उलझा गई। मैं अभी भी आपकी बात का मतलब नहीं समझी। वो झल्ला गई। तुम्हारे फादर मेरे स्टेप फादर हैं, और वो शख्स इस दुनिया में अगर किसी से नफ़रत करता है कशिफ, तो वो मैं हूँ। वो मुझसे शदीद नफ़रत करते हैं, तो अपनी बेटी के लिए मुझे कैसे मुंतखब कर सकते हैं? और कशिफ को लगा वो टाइम बम ब्लास्ट हो गया है। रिदा बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। सोनिया को रिदा पर बेइख्तियार प्यार आया।
वो रमशा और दादी के साथ निकाह की तस्वीरें और वीडियो देख रही थी। आज़िर एक तरफ बैठा किसी हिसाब किताब में मगन था। इसके कहने पर सोनिया चाय लेने गई थी। रिदा की बेसाख्ता हंसी पर इसके कदम लाउंज के दरवाजे पे ही ठटक के रह गए। आज़िर ने भी पेन हाथ से रखकर पहले रिदा को और फिर सोनिया को देखा। इसकी आंखों में अपने फैसले की कामयाबी की चमक थी, एक फातिहाना एहसास। सोनिया नजर चुरा के आगे बढ़कर सबको चाय देने लगी। रिदा, हमजा को भी बुला लो, रूम में है अपने। उसे चाय देते हुए सोनिया को हमजा की कमी महसूस हुई थी और ये बात भी थी कि हमजा आजकल कुछ रिदा की बात टालता भी नहीं था। मैंने कहा था मम्मा, वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है, थोड़ी देर के लिए। रिदा ने सलेमान की खूबसूरत तस्वीर से नज़रें चुराते हुए आहिस्तगी से कहा। मैं फ़ारिग हो लूँ शादी के हंगामों से तो इसके ज़रूरी काम तो मैं देख ही लूँगा। आज़िर की पदराना गैरत हर्ट हुई थी। वहीं से सबको सुनाने को ऊंची आवाज़ में बोला था, भाई हमने तो औलाद की ऐसी खुदसरी देखी न सुनी। ताहिरा बेगम क्यों पीछे रहती बेटे का साथ देने से? बल्कि इस दिन तो शाइस्ता भी मुझसे पूछने लगी, खाला कोई नाराज़गी है हमजा बेटे की घर में? सच में फौरी तौर पर तो मुझसे कोई बहाना भी ना बन सका। माँ बेटे की ड्रामा करने की तो खूब आदत है। सोनिया चाय का घूंट भरते हुए दिल में कलस गई। आजकल ताहिरा बेगम या आज़िर से नहीं उलझना। सोनिया ने रिदा की रुखसती तक दिल में तय कर लिया था, सो अपना खून जलाती खामोशी से चाय पीती रही। हाँ तो नज़र आता है ना इसका बिगड़ा हुआ रवैया, लोग अंधे तो नहीं हैं। इतना दिमाग ख़राब हुआ है इसका कि मौके की नज़ाकत का भी एहसास नहीं है इसको। आज़िर को फिर से खूब गरजने का मौका मिल गया था। पापा, आप भी तो इसको बुलाते नहीं, खुद से ठीक तरह से बात नहीं करते, जबकि आपके मालूम है कि वो नाराज़ है। रिदा ने बड़े एतमाद से बाप को शर्मिंदा किया था। शायद सुलेमान के साथ के एहसास ने उसे ये एतबार बख्श दिया था, या हमजा की तकलीफ़ ने उसे इतनी ज़रूरतमंद बना दिया था। एक लम्हे को तो आज़िर भी ठटका था रिदा की बात पर। तो क्या करूं? बाप हूं मैं इसका, मिन्नतें करूं, हाथ जोड़ूं, माफ़ी मांगूं इससे? हार मानना तो आज़िर ने कभी सीखा ही नहीं था। हाँ तो बाप का भी तो कोई दर्जा है, कोई मकाम है, उसे नहीं पता? ताहिरा बेगम फ़ौरन चहक के बोली। और अगर बाप को ही अपने दर्जे और अपने मकाम का एहसास नहीं हो तो फिर औलाद क्या करेगी दादो? मुँह छुपा कर ही फिरेगी ना। हमजा जाने किस वक्त बाहर आया था और क्या कुछ सुनकर यूँ तनफ़ुर भरे लहजे में ऊंची आवाज़ में बोला था कि सब सुन लें। आज़िर तो लम्हा भर को सन्नाटे में रह गया। क्या किया है मैंने? कत्ल किया है किसी को, जो तुम जैसे नाफरमान को मुंह छुपाना पड़ रहा है? वो तकरीबन अपनी जगह से उछलकर इसकी तरफ झपटा था। ये ज़्यादा अच्छा होता, आप किसी का कत्ल करते थे। वो ज़रा भी बाप के गुस्से से खाइफ नहीं हुआ था। इन्हीं कदमों पर जमकर दरवाजे से कंधे टिकाए खड़ा था। इसकी नज़रों में अजीब सा सर्द सा जमाव था। आज़िर को नज़रें चुरानी पड़ गईं। सुन रही हो तुम इसकी बकवास? ये तरबियत की है ना तुमने इसकी? ताहिरा को सबसे आसान शिकार सोनिया नज़र आई थी, सो इसी पर झपट पड़ी। सॉरी दादो, मम्मा की तरबियत पर सवाल उठाने से पहले अपनी तरबियत पर भी नज़र कर लें तो शायद आपका बोझ कुछ हल्का हो जाए, जो हर इंसान साथ लेकर जाता है। इतनी तलखी, इतना कड़वापन हमजा में कहाँ से आ गया? इसकी बात पर सोनिया तो शशदर सी बैठी रह गई। वो तो बड़ा लाओबाली सा, हर चीज़ को मजाक में लेने वाला, हंसने खेलने वाला लड़का था। ये हमजा तो खुद माँ होकर सोनिया की पहचान में नहीं आ रहा था। सुन रहे हो तुम इसकी बकवास? ताहिरा के तो सर से लगी जाकर। यानी मेरे गुनाहों का बोझ इतना है, ये कहा तुमने? वो गुस्से में कफ उड़ाने लगी, कांपती हुई उठकर आगे बढ़ी थी। दादो, दादो प्लीज़ आप बैठ जाएं। ये हमजा यूं ही फजूल बोलता रहता है। रिदा दादी की हालत देखकर घबरा सी गई, इन्हें दोनों हाथों से संभालने लगी। शर्म करो हमजा। रमशा भी दादी की हालत देखकर ऊंची आवाज़ में बोली, इस घर में शर्म वाला लफ्ज़ सेंसर्ड है बहना, यहाँ किसी को नहीं आती। यहाँ हर रिश्ता, हर एहसास बेशर्म है। हमजा वाकई हर हद को फलांगता जा रहा था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, निकल जाओ मेरे घर से अभी। और इसी वक्त आज़िर की बर्दाश्त की हद भी बस इतनी ही थी। आपका घर आपको मुबारक हो, और माफ़ कीजिएगा वालिद साहिब, ये घर भी आपके लिए होगा। मेरे लिए तो इससे अच्छी बाहर की सड़क है। जितना कोई इस पर सड़क पर गैर महफूज होगा, इससे ज़्यादा संगे मरमर के इस पत्थर के बने घर में मुझे यहाँ नहीं रहना। हमजा, हमजा रुको। सोनिया को तो हाथों से तोते उड़ते हुए महसूस हुए। शादी में चंद दिन है, नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। आज़िर रोक लो इस नाखल्फ को। ताहिरा बेगम अपना सदमा भूलकर चिल्लाईं। आज़िर ने एक कदम हमजा के पीछे बढ़ाया, फिर सर झटक कर अपनी जगह पे आ बैठा। अम्मा, अम्मा जान, जो तमाशा लगना है एक ही बार लग जाए। मैं इस नाफरमान की मिन्नतें करूँगा ना, इसे रोकूंगा। वो ज़ोर से आगे पड़ी फाइल मेज़ पर पटक कर बोला। इतना तो आज़िर की भी समझ आ गया था कि हमजा को मुंह लगाने का मतलब रही सही इज्जत भी रोलने के लिए बराबर था, तो खामोशी ही बेहतर थी। रमशा माँ और भाई के पीछे गई थी तक गुमसुम सी ताहिरा बेगम के साथ लगी चुप बैठी थी। कोई भी मुनासिब सा रिश्ता हो, लड़का बरसरे रोज़गार हो, फैमिली मुख्तसर हो,
تمہیں کشف کے مزاج کا تو پتہ ہے نا، لڑکا متحمل مزاج اور برداشت والا ہو۔ زینب اپنی کولیگ فرح سے اسٹاف روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ دونوں کا پیریڈ فری تھا۔ فرح کی بہن اچھی فیملیز میں رشتے کروانے کا کام فی سبیل اللہ کرتی تھی۔ اس کا کوئی میرج بیورو نہیں تھا، مگر اس نے جتنے بھی رشتے کروائے تھے وہ سب بہت کامیاب گئے تھے۔ اس بات کی گواہ زینب بھی تھی۔ یار، تحمل اور برداشت کا پتہ تو اصل میں شادی کے بعد ہی چلتا ہے۔ فرح نے آخری ٹیسٹ چیک کر کے باقیوں کے ساتھ رکھتے ہوئے بنڈل بنایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ پھر بھی اچھے گھر کے ماں باپ کی تربیت تو صاف پتہ چلا دیتی ہے۔ زینب کچھ کمزور سے لہجے میں بولی تھی، پہلے بھی تم نے کہا تھا، مجھے یاد ہے، کشف کے رشتے کے لیے، پھر دوبارہ یاد نہیں کرایا تو میں سمجھی۔ فرح بولتے ہوئے چپ ہو گئی۔ کیا سمجھی؟ زینب اس کی بات پر چونک اٹھی۔ وہ تمہارے کزن آتے تھے نا، ایک بار تم نے ذکر بھی کیا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا ہے اور تمہیں بہت پسند بھی ہے، تو میں سمجھی شاید وہاں بات سیٹ ہو گئی ہے۔ فرح نے رک رک کر وضاحت کی۔ زینب سر جھکا کے خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں بھی تو یہی تھا، مگر دل کی خواہش ضروری تو نہیں کہ مقدر میں لکھی بھی ہو۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اس نے سر جھٹک کر خیالات کو مزید سر اٹھانے سے روکا۔ مجھے کشف کے سیمسٹر کے اینڈ ہونے کا انتظار ہے۔ اب تو بس کچھ وقت ہے، تو اس دوران اگر کہیں بات بن جائے تو سلسلہ شروع ہونے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، تو پلیز تم آج ہی اپنی آپا سے بات کرو۔ بس 3-4 ماہ میں ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، زینب نے کھل کر کہا۔ 3-4 ماہ؟ فرح نے دہرایا۔ ہونے کو تو جھٹ منگنی پٹ بیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ دیر بھی ہو تو میں نے اور آپا نے یہی دیکھا ہے کہ اس کا نتیجہ بڑا خوشگوار نکلتا ہے۔ میں آج ہی آپا سے جا کر بات کرتی ہوں، اور انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا کشف کے لیے، فرح نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس کشف کی تصویر تو ہے نا، یا میں کچھ اس کی فریش پکس فارورڈ کر دوں تمہیں؟ زینب کو اٹھتے ہوئے خیال آیا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، تم بھیج دینا، میرے پاس تو 2-3 ہیں، وہ بھی پرانی۔ فرح بھی بیگ اٹھا کر ٹیسٹوں کا بنڈل سنبھالتے ہوئے بولی۔ اگلے پیریڈ کی گھنٹی بج چکی تھی۔ ویسے اگر تم پچھلے ہفتے کی بات کرتی نا، تو قسم سے ایک بہت ہی زبردست رشتہ آیا تھا آپا کے پاس، ایک لوتا لڑکا، ایک ہی بہن، شادی شدہ، وہ بھی امریکہ میں۔ ماں نہیں تھی ان کی، اور باپ زیادہ تر بیٹی کے پاس امریکہ میں رہتے تھے۔ ایسا رشتہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا، ہاتھوں ہاتھ ہو گیا سب کچھ۔ فرح ساتھ چلتے ہوئے بتانے لگی۔ ظاہر ہے وہ میری کشف کے لیے نہیں تھا، جو اس کے نصیب میں ہوگا اسے کوئی اور لے کے جا نہیں سکے گا، تم دیکھنا، زینب نے ہنس کر کہا۔ فرح نے بھی مسکرا کر گردن ہلا دی۔ واٹ ڈو یو مین؟ سلیمان کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے تھے۔ وہ سخت ناگوار نظروں سے سامنے کھڑے بوٹے قد کے فرحان کو دیکھ رہا تھا۔ سوری، شاید میں غلط ٹرم یوز کر گیا۔ وہ سلیمان کے انداز پر فوراً سنبھلا تھا۔ ایکس کولیگ، ایکس۔ وہ رک گیا۔ فرینڈ اس کے لہجے میں معنی خیزی تھی۔ مصنوعی انداز میں سر کھجانے لگا۔ اب دوست کے لیے اور کیا لفظ استعمال کروں میں؟ اس کی مصنوعی معصومیت میں بہت کچھ تھا۔ سلیمان ہونٹ سختی سے بھینچے اسے گھورے جا رہا تھا۔ اگر ہم بیٹھ کے بات کر لیں؟ فرحان نے پھر دوستانہ انداز میں پیشکش کی۔ اس کی ضرورت نہیں مسٹر، آپ کو جو کہنا ہے آپ یہیں مجھ سے کہہ سکتے ہیں۔ انداز انتہائی سرد تھا۔ ایز یو لائک، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ اب اگر میری بات سن کر آپ اشتعال میں آ گئے، آواز اونچی ہو گئی آپ کی، تو میں بات کر کے چلا جاؤں گا۔ آپ کو یہاں رکنا ہے، شاید تو آپ کے لیے کچھ مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں تو آپ کی سہولت کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ تقریباً کمرے کے اندر ہی کھڑا تھا، تو یقیناً کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو اسے مزید تنہائی چاہیے تھی۔ سلیمان نے سرد انداز میں ذرا پیچھے ہٹ کر اسے ایک طرف پڑے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کمرہ نہ صرف پرآسائش تھا، بلکہ ایک شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے عادی شخص کے ذوق کا بھی پتہ دے رہا تھا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، وہ سلیمان کے رویے پر قدرے محتاط لہجے میں بولا۔ زیادہ وقت ہے بھی نہیں میرے پاس، سلیمان نے اس رکھائی سے کہہ کر سرسری نظر کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے جلد اٹھ جانے کا عندیہ دے دیا۔ تقریباً 5 سال کے قریب میں نے ردا نے اکٹھے ایک آفس میں ایک ہی کیبن میں کام کیا ہے۔ اس نے تمہید باندھی۔ سلیمان کے چہرے کا تناؤ بڑھ گیا۔ پلیز آپ کو جو بھی کہنا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کیجیے، میرے پاس واقعی میں ٹائم شارٹ ہے، سلیمان تیز لہجے میں بولا۔ اصل میں وہ اپنی بے چینی چھپانا چاہ رہا تھا جو فرحان کے انداز سے اس کو اولین لمحے میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا اس شخص کو دھکے دے کر باہر نکال دے، اس کی کوئی بھی بات نہ سنے۔ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا یہ شخص کسی بڑی مصیبت، کسی تباہی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ کاش میں ماما کے ساتھ چلا ہی جاتا، اس سے ملتا ہی نہیں، وہ دل میں پچھتایا۔ حالانکہ سلیمان بہت مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا، مگر اس لمحے جانے کیوں اس کا دل بہت عجیب گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں سلیمان صاحب، لیزا پریشان نہ ہوں، ریلیکس ہو جائیں۔ وہ یقیناً ایک شاطر کائیاں آدمی تھا جو سلیمان کی بے چینی گھبراہٹ کو بھانپ گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کہیں ان ٹائم پہنچنا ہے، تو سلیمان نے قدرے سنبھلتے ہوئے کہا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، وہ کمینگی سے مسکرایا۔
रदा और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, टूट के चाहते थे एक दूसरे को, मगर इस जालिम समाज और माशरे की ऊंच नीच की कहानी कुछ भी मुख्तलिफ या नया नहीं था। मगर हम अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए कुछ अलग, कुछ नया करना चाहते थे। इसीलिए हमने कोर्ट मैरिज करना चाही, मगर रदा के वालिदैन ने ज़बरदस्ती तकरीबन गन पॉइंट पर इसको आपसे निकाह पे मजबूर किया। आप समझदार इंसान हैं, इसीलिए आपसे निकाह कर भी लिया है गन पॉइंट पर। तो क्या सारी ज़िंदगी वो इस खौफ के साथ आपके साथ ज़िंदगी गुजार सकेगी? यकीनन नहीं। या तो वो आपको छोड़कर मेरे पास आ जाएगी या अपनी जान ले लेगी, क्योंकि इसने मुझसे यही वादा किया था। वो रुके बगैर एक ही सांस में कहता चला गया, ये देखे बगैर कि सुलेमान की सांस ये सब सुनते सुनते रुकने लगी थी। इसके चेहरे का तनाव बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इसके चेहरे का रंग बेरंगी में ढलता जा रहा था और फरहान इसकी हालत देखकर दिल में खुशी से बेहाल हो गया था। वो सब कुछ जो इतने दिनों से हासिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसकी ये प्लानिंग फेल हो रही थी, इसका हर निशाना ख़ता हो रहा था। आज एक झटके में, एक ही वार में इसने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो शायद इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी इस बकवास पर मैं कैसे यकीन कर लूँ? अपनी खुशी के झूले में झूलते फरहान को उम्मीद तो नहीं थी कि सुलेमान से ये सवाल पूछ सकता है, लेकिन फिर भी वो पूरी तैयारी के साथ आया था, सो बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। इसने उठकर हाथ में पकड़े मोबाइल पर कुछ सेट करके सुलेमान की तरफ बढ़ा दिया। वो बिल्कुल मुतमईन था। मगर क्यों? वो आपसे नफरत क्यों करते हैं? कश्यप ने उलझे हुए परेशान लहजे में मोहित को देखा। एक शख्स सौतेले बेटे से क्यों नफरत नहीं करेगा? इसने जवाब में उल्टा सवाल किया। मैं नहीं समझी। वो वाकई नहीं समझी थी। मोहित होंठ भींचे जैसे कुछ खुद को बोलने से रोक रहा था। वो रुख फेरे बाहर की तरफ देखे जा रहा था। मेरी ज़िंदगी का वो तकलीफ देह तरीन हिस्सा जिसे मैं मरने के बाद भी दोहराना नहीं चाहता। इसकी आवाज़ में बहुत सी किरचियाँ थी। वो बहुत टूट फूट थी। शायद वो अपने आंसू भी रोक रहा था। डॉक्टर मोहित, वो बहुत हौले से इसका हाथ छूकर डरते डरते बोली। इसने गर्दन घुमाकर सुर्ख आंखों के साथ कश्यप को देखा। वो डर गई। एकदम से वो बदला बदला नजर आ रहा था। प्लीज़, मैं जानती हूँ ये सब कुछ कहना आपके लिए बहुत तकलीफ है और नाकाबिले बयान भी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, ये मेरा हक है। आखिर में वो कुछ ज़ोर दे के बोली थी। हक तो छीना जाता है, मांगा नहीं जाता। मेरे बाप की भी यही गलती थी, मगर जब इंसान जुनून और पागलपन में अंधा हो रहा हो तो वो किसी के हक को देखता है ना तस्लीम करता है। इस शख्स ने भी वही किया जो इसके पागलपन ने उसे समझाया। वो बहुत गमज़दा था। कश्यप का दिल इसकी हालत पर बहुत दुखी होने लगा। क्या समझाया? क्यों ना मैं इस शख्स को नापसंद करूं, वो मुझसे नफरत करे जिसने मेरे अपने जुनून में मेरे बाप को कत्ल कर दिया। वो जैसे दीवानगी में चीखा था और कश्यप तो पत्थर बनी बेयकीनी से उसे देखती जा रही थी। गाड़ी में एकदम से गहरा सन्नाटा छा गया। गलत, झूठ, बकवास मैं कैसे मान सकती हूँ मेरे बाबा? वो बहुत देर बाद इसका रद्द अमल शदीद अंदाज में जाहिर हो रहा था और मेरा हंसता खेलता जीता जागता बाप जो इस लम्हे मुझसे हंसी मजाक कर रहा था, मुझे अपने साथ लपटा रहा था। इस जालिम मंसूर ने मेरे बाबा को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया, मुझसे जुदा कर दिया। मैं कैसे भूल जाऊँ? कश्यप को अपने हवासों में नहीं लग रहा था। जुनून और वहशत सी इसकी आंखों और चेहरे से टपक रही थी। वो कुछ भी कर सकता था। वो अपनी जगह पर सिमट के रह गई। मैं नहीं मान सकती, वो बड़बड़ाई थी शायद, और जवाब में इसने अंधाधुंध गाड़ी चलाना शुरू कर दी। वो वाकई अपने हवास में नहीं था। वो गाड़ी उड़ा रहा था। कश्यप ने खौफ से आंखें बंद कर लीं। हमजा, तुम होश में तो हो ना? सोनिया एकदम से भड़क उठी। वो हमजा को मनाने के लिए इसके पीछे चली आई थी। वो अपने गुस्से और ज़िद में इस हद तक भी जा सकता है, यह सोनिया को अंदाज़ा नहीं था। क्यों? क्यों नहीं मम्मा? वह ज़रा भी शर्मिंदा नहीं था। यहाँ किसी की इज्जत, किरदार आपके नज़दीक कोई वक़्त नहीं रखता। वो सवाल पर सवाल करता जा रहा था। सोनिया को ये उम्मीद नहीं थी कि इसके अंदर ऐसा लावा उबल रहा है, वरना उसे इस वक्त नहीं छेड़ती। हमजा, होश में रह के बात करो, उसने बमुश्किल खुद पर अपने उबलते तैश पर काबू पाते हुए कदरे नरमी से कहा था। जिस जिल्लत के घड़े में पापा ने मुझे और कश्यप को गिराया है, क्या इसके बाद भी आप मुझसे होश में रहने की तवक्को कर सकती हैं? वो दूबदू होके कहे जा रहा था। इस वक्त तुम सिर्फ अपनी बात करो। तुम अपने बाप के साथ ऐसा रवैया अपनी बातचीत किस तरह से बेहतर कर सकते हो? सोनिया जोर दे के बोली। हमजा ने दुख से माँ को देखा। आप इतनी खुदगर्ज भी हो सकती हैं मामा? मैं अंदर तक दुखी हो चुका हूँ, टूट रहा हूँ। आप दोनों की असल शक्ल देखकर अगर अपने लिए हर गलत बात ठीक हो सकती है आपके नज़दीक, तो फिर अपनी औलाद से आप किस नेकी, किस अच्छाई की तवक्को रखती हैं? वो टूटे हुए लहजे में कह रहा था। सोनिया लम्हे भर को नज़र चुरा के रह गई। बहरहाल इस वक्त उसे हमजा की सारी बकवास को शरबत की तरह अपने हलक में उतारना था। ये वक्त की ज़रूरत थी। हमजा बेटा, ये सब कुछ तुम लोगों के लिए, इसने लहजे में मिठास सा मुके कहा। For God's sake, stop it, mom. वो सुर्ख चेहरे के साथ तैश में उठकर खड़ा हो गया। बंद करें ये मेलोड्रामा। क्या आप लोग हमारे कंधे इस्तेमाल करके अपनी इस कमीनगी को हक बजानिब साबित कर सकते हैं? खुद को जस्टिफाई कर सकते हैं खुद को? वो गुस्से में मुठ्ठियाँ भींच रहा था और पहली बार सोनिया को अंदाज़ा हुआ
وہ جو یہ سب کچھ ایزی لے رہی تھی سب اتنا آسان اور نظر انداز کرنے والا نہیں ہے. معاملہ اس کی سوچ سے زیادہ بگڑ چکا تھا. تم آخر چاہتے کیا ہو؟ وہ ضد ہو کے بولی. بتا چکا ہوں. کچھ شرم کرو حمزہ، کچھ باپ کا لحاظ ہے تمہاری نظر میں؟ وہ پھر سے تب گئی. انہوں نے کچھ لحاظ رکھا اپنی عمر کا، اپنے سفید بالوں کا، یا کشف کی معصومیت کا، یا میرا؟ تو پھر میں کیوں رکھوں؟ وہ مجھ سے نہ سہی کشف سے معافی مانگیں گے تو ہی. وہ کہتے ہوئے مڑا اور اپنے پیچھے آذر نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا. حمزہ اس تھپڑ کی شدت سے لڑکھڑا کے رہ گیا. سونیا ششدر سی دروازے میں کھڑی آذر کو دیکھتی رہ گئی. خدا کے لیے، خدا کے واسطے! وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وحشت بھرے انداز میں چیخی تھی. اسے خود نہیں پتا تھا وہ گاڑی کو اس خوفناک رفتار سے اڑاتا کس طرف لے جا رہا ہے. کشف کی چیخ پر بے ساختہ اس کے پاؤں بریک پہ جا لگے تھے. ایک دم سے کار میں جامد سناٹا پھیل گیا. کشف نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ چہرے سے ہٹائے. سامنے نیم پختہ سڑک پر تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور تیکھی چبھنے والی روشنی اور گہری خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا. سوری، موہت کی آواز کسی گہرے کنویں سے آئی تھی. کشف نے اسے گھور کر دیکھا. دل میں تو بہت کچھ تھا جو اگل دینے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن وہ ابھی چند لمحے پہلے اس شخص کی بے اختیاری کا بڑا خوفناک مظاہرہ کر چکی تھی. آج سے پہلے میں واقعی آپ کو بہت معقول انسان سمجھتی تھی. وہ یہ کہنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکی، اور یہ اس کے حساب میں بہت کم تھا اس کے مقابلے میں جو اس پر بیتی تھی کچھ دیر پہلے. مگر اس سب کے باوجود اس شخص نے ماضی میں میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، کشف میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں. کشف کو اندازہ نہیں تھا وہ ابھی بھی ایسی بات کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے میری ایسی سوچ ہوگی؟ وہ جتائے بغیر نہ رہ سکی. تمہاری ماما اور اس شخص کے درمیان ماضی میں جو بھی رنجش رہی ہو، مگر یہ بھی فیکٹ ہے کہ آنی اس شخص کے شہر میں ابھی بھی گرفتار ہیں. میں ان دونوں کو جس طرح سے ایک دوسرے کے کلوز دیکھ چکا ہوں. وہ سانس لینے کے لیے کشف کے تاثرات دیکھنے کو رکا. وہ وہاں ملے تھے اور اب ان کے درمیان پہلے والی سرد جنگ نہیں ہے. اور جیسے ہی میں تمہارا ہاتھ مانگنے جاؤں گا، تمہاری آنی فوراً تمہارے سو کالڈ فادر سے رابطہ کریں گی اور وہ میری شخصیت میں اتنے کیڑے نکالے گا کہ آنی تو کیا، شاید تم بھی میری شکل دیکھنا پسند نہ کرو. آج کا دن کشف کی زندگی کا سب سے عجیب ترین دن تھا. اس نے آج سے پہلے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا کہ اس کا باپ ایک کرمنل شخص بھی ہو سکتا ہے، اور منصور کا نام تک نہ لینے والی زینب آج بھی اس کے اثر میں ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا سوال کرے. یہ صرف تمہاری زندگی کا فیصلہ ہوتا تو مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کشف. یہ ہماری زندگی کا فیصلہ ہے، میری اور تمہاری. وہ جو سب تائیں اور توجہ سے یہ بات کر رہا تھا، کشف کو لگا وہ دونوں صدیوں تک ساتھ رہنے کے لیے پیمان باندھ چکے ہیں. آپ مجھ سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ تم صرف میرا ساتھ دو. وہ بے ساختہ بولا. میں آپ کے ساتھ تو؟ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ پھسلا اور جملہ نامکمل ہوتے ہوئے بھی پورا تھا کہ موہت کی آنکھوں میں اس کے لیے خاص تشکر بھرے احساسات لو دینے لگے. میں اتنی جلدی تو فیصلہ نہیں کر سکتی نا. دوسرے لمحے وہ اپنی ہی نفی کرتے ہوئے کچھ جھلائی تھی. مگر اس فیصلے میں ذرا بھی دیر ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لیے دیر ہو جائے گی. موہت نے اسے ممکنہ خطرے کا احساس دلایا. میں سمجھی نہیں. وہ واقعی نہیں سمجھی تھی. منصور احمد چند ہی دنوں میں پاکستان آ رہا ہے. اس نے آج کا دن کا دوسرا بڑا دھماکہ کیا تھا. کشف کا منہ کھلا رہ گیا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ اس کے منہ سے فقط یہی نکل سکا. کم از کم تم سے میں اب کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا؟ مان، احساس، بھرپور چاہت، بھرم. کشف گمسم سی اسے دیکھتی رہ گئی. تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف آج کی رات ہے، صرف 24 گھنٹے. موہت نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور کشف سن رہ گئی. زرین الماری سے اپنے اور ایمان کے کپڑے نکال نکال کر بیڈ پہ ڈھیر کرتی جا رہی تھی. ایمان باہر ٹیرس میں ایک کرسی پہ بیٹھی تھی. وہ آج کافی بہتر تھی. اسے شام میں چیک اپ کے لیے لے کے جانا تھا. کیا سارا گھر اٹھا کے لے جاؤ گی؟ منصور گھر کے اندر داخل ہوا. زرین کو یوں الماریاں خالی کرتا دیکھ کر ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ باہر کی میز پر تقریباً پھینکتے ہوئے جل کر کہا. ظاہر ہے تم نے وہاں جا کر اپنا گھر بیچنا ہے. پراپرٹی سیل کرنے میں دن نہیں مہینے لگ سکتے ہیں. پھر تمہاری فیملی کی اتنی کلوز شادی اور وہاں کا ماحول بھی ہمارے لیے اجنبی ہے، تو کپڑے ہر طرح کے ہونے چاہیے. ہمارے پاس جانے کتنا وقت لگ جائے؟ زرین نے اس کی خوب ساری تسلی کرا دی. ساری تفصیل سن کر منصور کا موڈ بگڑ چکا تھا. وہ اب کوئی بھی جواب دیے بغیر کچن میں جا کر اپنے لیے کافی بنانے لگا. اس نے شاید آج صبح سے کچن میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا. سارا کچن جھوٹے برتنوں سے بھرا بکھرا ہوا تھا. منصور، کافی بنانے لگے ہو تو پلیز میرے لیے بھی ایک کپ بنا لینا. صبح سے کام کر کر کے اتنی تھکن ہو رہی ہے کہ بس. اس نے وہیں سے آنکھ لگائی اور منصور کا جی چاہا پین اٹھا کر زرین کے سر پہ کھینچ کے مارے، مگر اس لومڑی جیسی مکار عورت کو مار ہی ڈالے. چولہے پہ پانی کم کھول رہا تھا منصور کا خون اس سے زیادہ. آج کھانا بھی تمہیں بنانا پڑے گا. شام میں جمال انکل آ رہے ہیں نا؟ ناصر کے ساتھ اسٹورز کا سارا انتظام ہے. فی الحال ان دونوں کو ہینڈ اوور کر کے جا رہی ہوں. تمہاری بات ہوئی انکل جمال سے فون پہ؟ وہ منصور کے خراب موڈ کا شاید مزہ لیتے ہوئے خواہ فرینڈلی ہو رہی تھی، جیسے ان دونوں کے درمیان شاندار مثالی ازدواجی تعلقات ہیں. نہیں، وہ بہت سب سے. منصور نے جواب دیا. چلو تم بھی مل لینا ان سے اور ذرا طریقے سے بات بھی کر لینا.
تمہیں زیادہ پتہ ہے ان باتوں کا۔ کسی خیال رکھنے والی وفادار بیوی کا رول نبھا رہی تھی کمینی، جیسے میں ہی اس کا سب کچھ ہوں، اور اتنے سالوں سے معمولی سے قرضے کے پیپرز کیسے سینے سے لگا کے بیٹھی تھی جیسے اس دن کے انتظار میں۔ منصور کے دل میں غصہ، نفرت، بیزاری بڑھتی جا رہی تھی، اور اب اس عورت کو برداشت کرنا مشکل تھا۔ ادھر دیکھو، سامنے آئینے میں وہ جو اپنا کوٹ ہینگ کر کے مڑنے لگا تھا، سمینا نے ایک دم سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے آئینے کے پاس کھڑا کر دیا۔ بتاؤ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس کی آنکھوں میں وحشت آئینے کے عکس میں نمایاں تھی۔ حیدر نے ہونٹ جیسے سی رکھے تھے، شاید اسے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم سے گڈ لکنگ ہوں، اسمارٹ، کم عمر ہوں، اور لوگ کہتے ہیں میں جو بھی لباس پہن لوں اس لباس کی شان میری خوبصورتی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں غرور ہی غرور تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، حیدر کے لہجے میں زمانے بھر کی تکن تھی۔ اور پھر بھی تم اس عام سی شکل کی آوارہ زینب کے پیچھے؟ وہ قدرے جلن اور حسد سے پاگل ہو چکی تھی۔ حیدر کا ہاتھ اس پر اٹھنے لگا جب پہ اس نے فضا میں ہی اسے روک لیا۔ مارو مارو مجھے، رک کیوں گئے؟ اور بھی جتنا غصہ، نفرت، بیزاری اس حرافہ نے تمہارے دل میں بھر رکھی ہے میرے لیے نکال دو۔ وہ اس سے زیادہ چیخی تھی، زیادہ تھپڑ مارنے پر چیخی کہ دن رات کا ہنگامہ مچا رکھا ہے آپ دونوں نے اس گھر میں۔ اس گھر سے تو اچھا ہے میں یہ گھر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں جس میں ایک لمحہ سکون نصیب نہیں۔ بلال ابھی گھر میں داخل ہوا تھا اور سمینہ کی چیختی آواز نے اس کی فرسٹریشن بڑھا دی تھی۔ ہاں تو پوچھو اپنے اس عمر رسیدہ باپ سے، ٹھرکی باپ سے، جس کا دل اس عمر میں بھی زینب سے نہیں بھرتا۔ سمینہ کو اب نہ کسی کا لحاظ تھا، نہ ڈر، خوف، نہ جوان بیٹے کی شرم یا کچھ چھپانے بھرم رکھنے کی تمنا۔ ماما خدا کے لیے، بلال نے زور دینے والے انداز میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، میرے آگے نہیں اپنے اس باپ کے آگے ہاتھ جوڑو۔ اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے، اس عمر میں اسے اپنے دفتر کے بند کمرے میں بٹھا بٹھا کر کیا منصوبے بنا رہا تھا؟ عیاشی کے؟ سمینہ کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اپنی زبان کنٹرول کرو۔ حیدر کا ضبط چٹک گیا۔ میں زبان کنٹرول کروں؟ تمہارا تو نفس، دل، دماغ کچھ بھی قابو میں نہیں، بدو بدو چلائی۔ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ ہوا میں اچھال اچھال کے بات کر رہی تھی۔ بلال چہرے پر بے بسی اور بے چارگی لیے پلکیں جھپکائے بغیر انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے مزاج تو آگ اور پانی جیسے تھے، کبھی مل تو سکتے نہیں تھے، لیکن وہ باقی کی زندگی کم سے کم ایک دوسرے کو مخاطب کیے بغیر اگر کسی طرح گزار سکیں تو شاید اس گھر کے در و دیوار اس بھیانک چیخ و پکار سے محفوظ رہ سکیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ حیدر کے لہجے میں زمانے بھر کی بے بسی تھی۔ بلال باپ کی بے چارگی پر دل محسوس کے رہ گیا۔ تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ اس زینب کو اپنانے کے لیے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سمینہ کتنے سلاجو انداز میں اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی، مگر میرے بیٹی کی قسمت کا فیصلہ تم اس عورت کی آوارہ بدچلن بیٹی کے ساتھ نہیں جوڑو گے۔ وہ بازو سے بلال کو پکڑ کر پورے استحقاق سے اعلان کر رہی تھی، اور حیدر کی کنپٹیاں اس کی شرنگیز بکواس پر پھڑپھڑانے لگی۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ ماما، بلال خود ششدر رہ گیا، سارے قصے میں اس کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آپ اپنے لیے جو بھی کہیں، مگر زینب آنٹی اور کشف کے لیے؟ غصے میں کانپتی آواز میں بولنے لگا۔ ناگنے ہیں دونوں، زہریلی ناگن ہیں جنہوں نے میری زندگی ڈسی، میرے گھر کا چین سکون بھی زہر آلود کر دیا، اور یہ تمہارا بے شرم باپ اس زینب کو اپنے دفتر کے بند کمرے میں بٹھا کر تمہارا رشتہ اس لوفر بیٹی کے ساتھ جوڑ رہا تھا جو میں مر کر بھی نہیں ہونے دوں گی۔ زور سے گج گرنے کی آواز آئی۔ سمینہ کا پاگل پن ٹھٹکا۔ تینوں ایک ساتھ مڑے تھے۔ دروازے میں کشف کھڑی تھی جس کے ہاتھ سے چابیوں کا گچھا نیچے گرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا بھر کی وحشت تھی۔ بلال آتے ہوئے جو دروازہ سمینہ کے چیخنا چلانے کی وجہ سے کھلا چھوڑ کے آ گیا تھا، شاید اسی لیے کشف اندر آ گئی تھی۔ کشف تم آؤ، بلال نے سوکھے ہونٹوں پر بمشکل زبان پھیر کر 3 لفظ بولے تھے۔ سمینہ آنٹی، آپ کو مرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اپنی یہ منافقت بھری دھوری زندگی مبارک ہو جس میں آپ اپنے تعلقات کھلے عام سڑکوں پر لوگوں کو دکھاتی پھرتی ہیں، اور غیر مردوں کی باہوں میں باہیں ڈالے سرے عام گھومنے پھرنے میں نہ تو آپ کو کوئی شرم ہے، نہ آپ پر سوسائٹی معاشرے کی کوئی حد لگتی ہے، کیونکہ آپ کے سر پر اس بے زبان گونگی مصلحت پسند شوہر کا سایہ ہے جسے صرف رات گزارنے کے لیے اس سرائے میں آنا ہوتا ہے، اور آپ کا یہ مرد بیٹا جسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ماں کتنی غلط عورت ہے، بس اس کا گھر میں رہنا اور دنیا دکھانے کو، ماں کا رشتہ نبھانے کو موجود رہنا چاہیے۔ اس کی بات وہ پوری کرتے کرتے اس کی سانس پھولتی جا رہی تھی۔ تم اپنی بکواس، سمینہ غرائی، میری بکواس ابھی ختم نہیں ہوئی، اور یاد رکھیے گا جو گندے الزام آپ نے مجھ پر اور میری پاک دامن ماں پہ لگائے ہیں، ہم تو شاید کبھی آپ کو معاف کر بھی دیں، مگر قدرت اور وقت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے گلے میں کچھ پھنسنے لگا۔ اور آخری بات، آج کے بعد حیدر انکل آپ مجھ سے آنی سے کبھی رابطہ نہیں رکھیں گے، اور آپ کیا اس رشتے سے انکار کریں گی؟ میں خود آپ کے بیٹے کو یہاں کھڑے کھڑے اعلان
हर ताल्लुक़, हर रिश्ते से रिजेक्ट करती हूँ। मुझे दुनिया के हर एहसास से बढ़कर इज़्ज़त प्यारी है, अपनी और अपनी माँ की। और माफ़ कीजिएगा समीना आंटी, आप जैसी औरतें जो रोज़ अपने शौहर की गैरत इसकी इज़्ज़त का जनाजा निकालती हूँ, इनको इस इज़्ज़त का मतलब भी मालूम नहीं। समीना का चेहरा गुस्से में लाल होता जा रहा था। कश्यप ने एक नफ़रत भरी नज़र तीनों पर डाली और अंधाधुंध वहाँ से भागती हुई चली गई। उसे याद नहीं रहा कि वो सौलिहा की अलमारी की चाबियाँ वहीं गिरा आई है जो इसने सुबह से आते हुए दी थी कि इसका कुछ ज़रूरी सामान और कपड़े वगैरह अलमारी से निकाल कर ले आए। वो यही करने तो आई थी और अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी शक्ल देखकर भाग गई। वो बस स्टॉप छोड़कर पैदल ही तकरीबन भागते हुए चलती जा रही थी। सूरज तकरीबन डूब चुका था। नीम अंधेरा नीम रोशनी उसे कुछ भी ढंग से सुझाई नहीं दे रहा था। बार बार धुंध की चादर आंखों के आगे तन रही थी। वो आंखें रगड़ती बस एक ही सिम चलती जा रही थी। कमरे में गुप अंधेरा था और दरवाज़ा नीम खुला। सुलेमान, बेटा तुम कहाँ हो? शाइस्ता दरवाजे के पास रुककर कुछ परेशानी से बोली। जवाब में खामोशी पर उन्होंने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन की। धुंधिया रोशनी सारे में फैल गई। सुलेमान इस अंधेरे में खिड़की के पास पड़ी कुर्सी पर आंखें बंद किए, गर्दन कुर्सी से टिकाए बिल्कुल साकित बैठा था। वो लम्हे भर को कुछ समझ नहीं पाई। सुलेमान, क्या हुआ है? तुम इस तरह अंधेरा करके क्यों बैठे हो मेरी जान? वो कुछ डरती डरती इसके करीब आई थी। सुलेमान ने कोई जवाब दिए बगैर आंखें खोलकर माँ को देखा। लाल बूटी जैसी आंखें। शाइस्ता कुछ घबरा सी गई। तुम ठीक हो ना? आहिस्ता से कहकर उन्होंने सुलेमान की पेशानी को यख हाथों से छुआ। वो आग की तरह तप रही थी। मेरे खुदा, तुम्हें तो तेज़ बुखार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं कॉल करके। वो एकदम से घबरा गई। ठीक हूँ मैं। सुलेमान की अपनी आवाज़ भी अजनबी सी लगी। बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, उठो फ़ौरन, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। वो फ़ोन में कोई नंबर तलाशने लगी। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यूं ही सर में दर्द था, कोई पेन किलर लूँगा तो ठीक हो जाएगा। वो नरमी से माँ का हाथ पकड़ के बोला। कैसे ठीक हो जाओगे? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, डॉक्टर को चेक करवाना ज़रूरी है। वो नरमी से फिर इसकी गर्दन और माथा छूकर फिक्रमंदी से कहने लगी। आई एम फाइन मॉम, बिलीव मी। वो कुछ चिढ़ सा गया। वो उसे गौर से देखने लगे। तुम रिदा की तरफ भी नहीं गए? सोनिया भाभी की भी कॉल आई थी, वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे। तुमने शायद रिदा के साथ जाना भी था किसी खरीदारी के लिए। तुम्हें फ़ोन नहीं आया? वो इसके करीब बैठ गई जैसे इसके तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आया था, मैंने मना कर दिया, दिल नहीं चाह रहा था। वो माँ की तेज़ नज़रों से खाइफ होकर इधर उधर देखने लगा। रिदा ने दोबारा कॉल की मगर सुलेमान ने ना तो कॉल रिसीव की ना उसे जवाबन फ़ोन किया। जाने क्यों दिल बड़े ज़ोर ज़ोर से सांस पास कर रहा था। इस वक्त उसे शिद्दत से महसूस हुआ कि सुलेमान इससे बात करे, भले फॉर्मली सही, मगर एक बार रिदा इसकी आवाज़ सुन ले। वो परेशान सी फ़ोन रख के बैठ गई। इस वक्त रमशा चाय के 2 मग लेकर आ गई। हो गई बात सुलेमान भाई से? इसने शौक़ी से जैसे छेड़ा। नहीं, वो शायद कहीं बिज़ी हैं, कॉल रिसीव नहीं कर रहे, रिदा ने सरसरी लहजे में कहते हुए मग होठों से लगा लिया। तो दोबारा कर लो आप ही, रमशा मुस्कुरा के बोली। नहीं, अच्छा नहीं लगता, वो देखेंगे तो खुद ही कर लेंगे। कम ऑन आप ही, ना निकाह हो चुका है यार आप दोनों का, कैसी फॉर्मेलिटी। आप तो धौंस ज़बरदस्ती भी कर सकती हैं। अब तो बीवियों वाली। वो फिर से उससे उकसाने लगी। यही तो बात है, अब निकाह हो गया है तो ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है, रिदा संजीदगी से बोली। खुदा के लिए आप ही, अब तो अपने इस फलसफियाना मूड से बाहर आ जाओ, रमशा चिढ़ के बोली। तुम्हारी कशिफ से बात हुई? रिदा मूड बदलने को बोली। रमशा एकदम से चुप हो गई। नहीं, वो धीरे से बोल दी। और सच पूछो तो मेरी हिम्मत भी नहीं इससे बात करने की या उसे कॉल करने की। रमशा आह भर के रह गई। मैंने उसे फ़ोन किया था निकाह से पहले। फिर बात हुई तुम्हारी इससे? रमशा बेचैनी से पूछने लगी। रिदा अफसोस भरे अंदाज में नफ़ी में सर हिला के बोली। इसने कॉल ही रिसीव नहीं की तो क्या बात होती? और रमशा, मेरे ख्याल में वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। रिदा उदास थी। इसलिए तो मैंने भी कॉल नहीं की। कितने प्लान बनाए थे हम दोनों ने, किस तरह शादी के सारे फंक्शंस एंजॉय करेंगे। वो इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है, ये मेरी दोस्त ने ज़रा भी अच्छी नहीं लगाई ना। वो अपनी मेहंदी के बिलबूटों से सजे हाथ रिदा के सामने फैलाते हुए बोली। मेहंदी का डिज़ाइन वाकई अच्छा नहीं था। नहीं, अच्छी है, इसका दिल रखने को वो कह दी। वैसे आप यार तुम बहुत लकी हो, सुलेमान भाई बहुत शानदार हैं, तुम दोनों का कपल एकदम परफेक्ट है। सच, जितनी शानदार तस्वीरें और वीडियो बनी है ना, देखने में तुम दोनों इससे भी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मेरा दिल चाह रहा है मैं जाकर सब कुछ कश्यप को दिखाऊं, मगर वो चुप हो गई। नहीं, रहने दो, रिदा कहकर किसी सोच में गुम चाय के घूंट भरने लगी। कश्यप, क्या हो गया है? क्यों इस तरह आते ही कमरे में पड़ गई हो? खाना भी नहीं खा रही तुम? ज़ैनब तेज़ तेज़ बोलती कमरे में आकर लाइट जलाते हुए ऊंची आवाज़ में बोली। कश्यप ने जल्दी से अपना चेहरा और आंखें साफ की। क्यों मुझे हर वक्त तंग करती रहती हो? कब से बैठी हूँ मैं तुम्हारे इंतज़ार में खाने के लिए और तुम आते ही कमरे में घुस गई। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो इसके साथ लग के बैठते हुए हाथ बढ़ाकर इसकी पेशानी चूमने लगी। वो एकदम से तड़प के उठी थी। क्यों जाती हैं आप हैदर अंकल से मिलने इनके ऑफिस में? ऐसी कौन सी बात है जो फ़ोन पर या यहाँ घर में नहीं हो सकती आपकी इनके साथ? वह हिस्टेरियाई अंदाज में चीखी थी। और ज़ैनब तो इसका सवाल सुनकर ही सन्नाटे में आ गई। हैदर के ऑफिस में जो कुछ हुआ था, कश्यप कहीं पता तो नहीं चल गया? वो हकीकतन परेशान हो गई। क्या कह रही हो तुम? मालूम है तुम्हें? वो नज़र चुराकर कुछ गड़बड़ा के बोली। बस दुआ करें
मैं वो ना कहूँ जो वहाँ हुआ था और जिसे शायद आप सुन भी ना सकें। कश्यप की अगली बात पिछली से भी ज़्यादा दिल दहलाने वाली थी। कश्यप इसके सिर्फ होंठ हिले थे। क्या ताल्लुक है आपका हैदर अंकल से? वो जन्नाटे से बोली और ज़ैनब का हाथ उस पर उठते उठते रह गया। क्या बोल रही हो तुम? होश में हो? काश ये सब मैं इस वक्त ज़बान पे ले आती जब मेरे दिलो दिमाग में ये सवाल बनने शुरू हुए थे। वो माँ के बेबस चेहरे पर नजरें जमा के बोली, कश्यप मुझे बताओ किसने क्या कहा है तुमसे? वो हौसला करके सीधी होकर इसकी तरफ मुड़ी। हौसला है आप में इतना? ये सब सुनने का तो फिर मैं आपको दाद दूंगी जो आपने समीना आंटी की वो सारी गलीज बकवास सुनकर भी चेहरे पर ज़रा सा मलाल जाहिर नहीं होने दिया। वो जैसे ताक कर निशाने लगा रही थी। तुम समीना के पास गई थी? वो अपनी जगह से हिल के रह गई। मुझे इस औरत के मुंह लगने का कोई शौक नहीं, मगर वो जो कुछ हम दोनों के मुतालिक कह रही थी ना, काश वो सब सुनने से पहले मैं ज़मीन में दफन हो जाती। मगर अब मैं सोच रही हूँ कि वो कुछ ऐसी गलत भी नहीं। कश्यप की नज़रें ज़ैनब पे जमी थी। कश्यप, तुमने इसकी बातों का यकीन कर लिया? ज़ैनब के लहजे में बेयकीनी थी। बेयकीनी की कोई वजह भी तो नहीं। कश्यप एकदम भरे हुए लहजे में बोली, इस बात का तो मुझे पहले से यकीन था आनी, कि हम जैसी औरतें जिनके सर पर किसी मर्द का साहिबान नहीं होता, किसी मर्द की खैरत का जिन्हें सहारा नहीं होता, इनके बारे में माशरे की ज़बानें बहुत खुली होती हैं। इस कुछ भी कह देने का हक होता है। वो बहुत दुखी होकर बोल रही थी और ज़ैनब का दिल चाहा वो अपनी इस मासूम महरूम बेटी को अपने सीने में छुपाकर इस दुनिया से कहीं दूर, बहुत दूर ले जाएं। ऐसा नहीं है मेरी बेटी, हमारा किरदार, हमारी पाकीज़गी और हमारा मजबूती माशरे की खुली और गंदी ज़बान का जवाब है। वो इसे हौसला देने को अपने साथ लगा के बोली, वही तो नहीं है हमारे पास, ना पाकीज़गी ना किरदार की मजबूती। वो सख्त खुद तरसी के आलम में थी। कशिफ, होश में हो तुम? हमारा खुदा जानता है, गवाह है। वो जज्बाती होने लगी। खुदा जानता है ना, दुनिया तो नहीं, और खुदा गवाही देने ज़मीन पर नहीं उतरेगा ना। वो बहके हुए अंदाज में बोल रही थी। ज़ैनब को इसकी जहनी हालत पर शुबा सा हुआ। कुफ्र के कलमे मत निकालो मुझसे इस औरत की वजह से। ज़ैनब उसे सख्ती से टोकने लगी। इस औरत की वजह से नहीं, उस मर्द की वजह से हम दोनों इस माशरती अताब का निशाना बन रही हैं। आनी, जो हमें बेसहारा छोड़ के चला गया। ज़ैनब ने चौंक कर उसे देखा और होंठ भींच लिए। अच्छा, खाने से क्या लड़ाई है? कुछ देर की खामोशी के बाद ज़ैनब को लगा वो अपने जज्बातीपन पर कुछ काबू पा चुकी है, तो नरमी से बोली, आप वहाँ बाबा से मिली और मुझसे झूठ बोलती रहीं? वो जैसे फट पड़ने वाले अंदाज में चीखी दी। कश्यप, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? ज़ैनब बेबसी से बोली। कश्यप शिकायत भरे अंदाज में उसे देखती रह गई। क्या छुपाना चाहती हैं मुझसे? और कब तक मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ? अगर वो आपसे मिल सकते हैं तो मुझसे क्यों नहीं? वो तेज़ लहजे में बोली, काश मैं तुम्हें समझा सकती। ये सब जिस तरह से हो रहा है उसे होने दो। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, सिर्फ इसलिए कि इनको एक सेफ कॉर्नर मिला है, किसी को पता ना चले कि वो एक बेवफा शख्स ही नहीं, एक कातिल भी है, और आप इनके चेहरे पर, इनके जुर्म पर पर्दा डाल रही हैं। ज़ैनब का मुंह खुला रह गया। मेरे रास्ते में शजर कोई नहीं था, साए थे हमरा, और बशर कोई नहीं था कि ज़र्रों की तरह उड़ते फिरते हैं। मेरे कबीले के लोगों का शहर कोई नहीं था। यूं ही बात बढ़ाने को वो मुझसे उलझ पड़ा, वरना मोहब्बत सा मसला तो ज़ेरे नज़र कोई नहीं था। दरिया शहरों की हद तक उमड़ आए हैं और लहरों का हम सफ़र कोई नहीं था। नींद आज भी इसकी आंखों से कोसों नहीं, मीलों दूर थी, और इस वक्त उसे नींद की कोई तमन्ना भी नहीं थी। वो बहुत सारी सोचों में उलझा हुआ था। किसी भी सोच का सिरा हाथ नहीं आ रहा था। मुझे ये सब कुछ कश्यप से नहीं कहना चाहिए था। बार बार इन सोचों के धागों में सबसे उलझा हुआ गिरह लगा ये धागा उसे उलझाने लगता। अब भी अगर इससे बात नहीं करता तो शायद सब कुछ ख़त्म हो जाता। ख़त्म तो यूँ भी हो जाएगा जब वो कल मेरे प्रपोज़ल को ठुकरा देगी। किसी ने इसके अंदर हुनकारा भरा था। जी चाह रहा था कश्यप को कॉल करके जानने की कोशिश तो करे वो इस वक्त क्या सोच रही है, वो इसे कबूल करने जा रही है या छोड़ने। लेकिन दोबारा फ़ोन हाथ में लेकर रख दिया। नहीं, मुझे अभी इसकी सोचों पर असरअंदाज नहीं होना। उसे जो भी फैसला करना होगा उसे खुद करना चाहिए। आखिर में इसने फ़ोन उठाकर रैक पे रखा और ख़ुद को समझा लिया। इसी वक्त फ़ोन बजने लगा। वो ठटक गया। क्या वो भी मेरी तरह उलझ रही है? वो फ़ोन हाथ में लेते हुए सोचने लगा। ज़रीन की कॉल थी। वो चौंक गया। मोहित, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रही थी। अब ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहती थी मैं, बिल्कुल भी। ज़रीन के जोश भरे लहजे पर मोहित बेख्तियार ठटका। आप यहाँ आ रही हैं पाकिस्तान? इसने खदशे भरे दिल के साथ बेसाख्ता ही पूछा। मोहित, मेरा बेटा, मेरी जान, तुमने कैसे ये बात पूछ ली? मंसूर ने कॉल की थी तुम्हें? उसने बताया होगा, इसमें ही सब्र नहीं है। वो जोश में बोलते हुए भूल चुकी थी कि मंसूर और मोहित में ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं कि वो इस तरह की बातें एक दूसरे से कर सकें। कब आ रहे हैं आप लोग? मोहित ने ठंडा सांस लेकर बुझे हुए दिल से पूछा। और अब कश्यप का जवाब हर सूरत में हाँ होना चाहिए। वो ज़रीन की कोई बात नहीं सुन रहा था। इसकी सुई इस एक बात पे अटक गई थी। अगर कश्यप को ये पता चल गया तो नहीं नहीं नहीं, अभी ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए। वो जल्दी जल्दी कश्यप को कायल करने की तरकीब सोचने लगा। कश्यप,
कौन है जो तुम्हारे दिमाग में ऐसी फजूल खराफात भरता है? जो तुम्हारे जी में आता है तुम बगैर सोचे समझे बोलती जाती हो। ज़ैनब सख्ते से निकलने में भड़क कर उठी और बोल उठी, आप ये जानती हैं ना कि उन्होंने डॉक्टर मोहित के वालिद को कत्ल किया था। ये इंकशाफ ज़ैनब के लिए और भी खौफनाक था। ये क्या कह रही हो कशिफ? खुदा जानता है मुझे नहीं मालूम बिल्कुल भी। ज़ैनब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तुम्हें ये सब मोहित ने बताया है? उससे पहले ख्याल यही आया। वो जेल में भी रहे थे मालूम है ना आपको? वो इसी तुंद लहजे में जताते हुए बोली और ज़ैनब तो जैसे सारे सवाल जवाब भूल गई। मुझे कुछ अरसे जेल में रहना पड़ा, इलीगल था मैं। हाँ, तो इसीलिए किसी ने भी कांटेक्ट नहीं हो सका था मेरा। ज़ैनब के कानों में मंसूर की आवाज़ गूंजी। तो इसकी वजह ये थी मेरे खुदाया, मैंने किस गफलत में ज़िंदगी गुजार दी। ज़ैनब को खुद पे रोना आ रहा था और गुस्सा भी। आपको कुछ समझ में आया नहीं। मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि इस माशरे में या इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारने के लिए औरत के माथे पर किसी मर्द की मिल्कियत का लेबल होना ज़रूरी है, तो ही वो यहाँ अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकती है, वरना ये सोसाइटी उसे एक गाली बना देती है। वो तेज़ तेज़ बोलती ज़ैनब को जताती नज़रों से देखती उठकर बाहर निकल गई। और ज़ैनब अकल की कोड़ अंधी मगज़ निकली। सारी उम्र गंवा कर भी उसे ये बात समझ नहीं आई थी। वो तो मोहब्बत पर अंधे एतक़ाद के हाथों मजबूर थी। सब धोखा दे सकते हैं आपको, मोहब्बत आपको धोखा नहीं दे सकती। वो वक्ती मसलहतों का शिकार होकर बेवफा कहला सकती है मगर धोखा नहीं दे सकती। कई साल बाद इसका दिल कदरे घड़ी इस रटी रटाई थ्योरी पर ख़ुद को थपकियां दे रहा था। और धोखा तो इसने पहले भी दिया था ज़रीन से शादी करके, मगर ये सब कत्ल डॉक्टर मोहित के वालिद का। वो सर पकड़ के बैठ गई। मगर ये मोहित की खुद से घड़ी कहानी भी तो हो सकती है जो इसने कशफ को सुनाई हो। वो बेचैन सी होकर बाहर निकल गई। रिदा बखैर इतला दिए अपने सामने खड़े सुलेमान को देखकर हैरान रह गई। इसने ज़रा झुककर कंधों पर बड़ा दुपट्टा हाथ से लेकर सर पे रखना चाहा। सुलेमान यकटुक उसको देखता जा रहा था। इसने रिदा का दुपट्टा हाथ से परे करके इसकी गर्दन के ज़ख्म की तरफ मायने खेज अंदाज में इशारा किया था। वो बताया था ना मैं गिर गई थी तो। वो झिझक कर फिर से ज़ख्म को ढांपते हुए आहिस्तगी से वजाहत देने लगी। इस रोज़ ये ज़ख्म लगा था ना तुम्हारी गर्दन पर जब फरहान तुमसे मिलने आया था और तुम घर में अकेली थी। फरहान तुम्हारी एक्स मोहब्बत, आई एम राइट? वो रिदा सफ़ेद पड़ते हुए चेहरे के साथ उसको देखती रह गई। दोनों रेस्टोरेंट की मेज़ पर आमने सामने बैठे थे। कशफ का चेहरा बेतासुर था। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों का आपस में जकड़े अपनी जहनी इज़्तिराब को बज़ाहिर छुपाने में कामयाब लग रही थी। मोहित दिलचस्प निगाहों से इसकी कैफियत का शायद हज़ उठा रहा था, अगरचे इसके दिल में भी बेचैनी के भंवर बल खा रहे थे। दोनों ही शायद किसी एक से पहले बोलने के मुंतज़िर थे। कशफ, मैंने ये रात बहुत मुश्किल से काटी है, मेरी ज़िंदगी की एक मुश्किल तरीन रात, और अब मज़ीद इंतज़ार नहीं होता। तुमने क्या फ़ैसला किया है मेरे प्रपोज़ल में? वो बेचैनी से बोला। कशफ का चेहरा अभी भी बेतासुर था। बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ गिफ्ट इट अ थम्स अप, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।